हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल examyatra.com। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड टुडेज टॉपिक इज एंग्लो मराठा स्ट्रगल और एंग्लो मराठा वॉर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन, थोड़ा सा हम लास्ट सेशन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ा, जो 4 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थे बिटवीन मैसूर स्टेट एंड ब्रिटिश, जिसमें से फर्स्ट 2 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है वो हैदर अली और ब्रिटिश के बीच में होती है, जबकि रेस्ट ऑफ 2 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच में होती है। फाइनली टीपू की यहाँ पे डिफीट होती है और इस तरह से मैसूर स्टेट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ जाता है बाय साइनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस। और मैसूर स्टेट की जो गद्दी है उस थ्रोन पे एक वाडियार डायनेस्टी के माइनर राजा को बिठा दिया जाता है बाय साइनिंग सब्सिडरी अलायंस विद हिम, एंड मैसूर इस तरह से टोटली ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। तो यहाँ पे मैसूर वाला चैलेंज जो है खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था फर्स्ट एंड सेकेंड वॉर, तो इस वॉर के बीच में मैंने आपको मेंशन किया था अबाउट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो 20 साल की पीस ट्रीटी के साथ एंड हो जाता है इस तरह से, ताकि 20 सालों की पीस ट्रीटी के साथ कंक्लूड हो जाता है और ब्रिटिश जो है अपना पूरा फोकस मैसूर को जीतने में यहाँ पे लगा देते हैं। इस वजह से मैसूर जो है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। अदरवाइज क्या होता, ब्रिटिश लोगों को ट्रू फ्रंट पे लड़ना पड़ता, बिकॉज मराठा पावर और उस समय जो टीपू सुल्तान के अंडर और हैदर अली के अंडर जो मैसूर स्टेट था वो भी एक ग्रोइंग पावर था, स्ट्रॉन्ग पावर था, जो ब्रिटिश लोगों को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा था। तो यहाँ पे ब्रिटिश लोग जो है वो 2 फ्रंट पे लड़ते और हो सकता है उनकी पोजीशन वीकन होती और वो हार जाते। लेकिन क्या हुआ, मराठाओं के साथ 20 साल की पीस ट्रीटी साइन करके मराठा वाला चैलेंज थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया और टोटल फोकस किस तरफ लगाया, उन्होंने मैसूर की तरफ लगाया और फाइनली मैसूर जो है ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे, अब जब ब्रिटिश लोगों ने मैसूर अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, तो अब उनका एम था कि जो एक सेकंड चैलेंज है अपने पास में वो है मराठा। इनको किस तरह से अपने कंट्रोल में लाए, इन्फ्लुएंस में लाया जाए, बिकॉज बेसिकली ब्रिटिश लोग अब इम्पीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा ही हो चुके थे और वो टोटल अपना इंडिया पे कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। नॉट ओनली ट्रेड, दे वांट टू इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ ब्रिटिश मराठा स्ट्रगल। तो ब्रिटिश मराठा स्ट्रगल या ब्रिटिश एंग्लो मराठा वॉर जो है वो बेसिकली 3 मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा कॉन्फेडरेसी। यहाँ पे कॉन्फेडरेसी से मेरा मतलब है नॉट ओनली पेशवा, बट जो मराठा चीफ्स होते हैं उनके अंडर में भी जो कंप्लीट इनकी एक कहते हैं पूरी मराठा क्लेन है वो कहलाती है मराठा कॉन्फेडरेसी। पेशवा और अदर प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स मिला के मराठा कॉन्फेडरेसी कहलाता है, जिसमें सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ ये सब थे। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर होता है 1775 से 1782 के बीच में, जिसका मेन कॉज होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत जो है ये ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को, ब्रिटिश इंटरवेंशन को इनवाइट करती है इन मराठा पॉलिटिक्स। और ये वॉर जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ एंड होता है विद 20 इयर्स ऑफ पीस। और इस 20 इयर्स को ब्रिटिश लोग खूब अच्छे से यूटिलाइज करते हैं टू कंसोलिडेट देयर पावर मिलिट्रीली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो, बिकॉज हमने देखा था कि इस पीरियड के दौरान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ही वीकन हो चुकी थी। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ इसका मैनेजमेंट वॉरेन हेस्टिंग को दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग ने वॉर जो है वो कई हद तक कम कर दिए थे, लिमिटेड कर दिए थे।
इससे पहले कंपनी बहुत ज़्यादा वॉर के अंदर इन्वॉल्व थी, जिससे उसका डेब्ट जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग ने अपनी पॉलिसी के साथ वॉर जो है वो लिमिटेड कर दिए थे। वो डिप्लोमेसी के थ्रू हर किसी स्टेट को अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहता था। इस तरह से कंपनी की धीरे धीरे जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर होने लगी, बिकॉज वॉर जो है अब लिमिटेड हो चुके थे। देन 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होता है बिटवीन पेशवा और ब्रिटिश, और ये ट्रीटी एक तरह से सब्सिडरी ट्रीटी थी। सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, तो ये सब्सिडरी ट्रीटी थी और ये कॉज करता है वॉर सेकेंड को। सेकेंड वॉर जो है इस ट्रीटी के अगेंस्ट रिएक्शन था मराठा चीफ्टेंस का। मराठा कॉन्फेडरेसी में पेशवा ने तो ये ट्रीटी साइन कर ली थी, लेकिन जो बाकी मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ थे उन्होंने रिटेलिएट किया अगेंस्ट दिस ट्रीटी, बिकॉज इन चीफ ने इस ट्रीटी को एज अ ह्यूमिलेशन माना अगेंस्ट मराठा पावर। तो यहाँ पे सेकेंड वॉर होता है बिटवीन 1803 टू 1805, और इस सेकेंड वॉर में मराठा पावर जो है ये तीनों ही डिफीट फेस करते हैं, सिंधिया, भोसले एंड होलकर। यहाँ पे SBH से मतलब है सिंधिया, भोसले एंड होलकर। ये डिफीट फेस करते हैं और मराठा पावर कई हद तक यहाँ पे वीकन हो जाती है इन सेकेंड वॉर। देन आगे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो हर एक रूप से मराठा पावर को डे बाय डे वीक कर रहे थे, और फ्रस्ट्रेटेड मराठा पावर जो है अगेन रिटेलिएट करती है, और वो वॉर थर्ड के रूप में हमें दिखाई देता है बिटवीन 1817 टू 1880। 1818 के बीच में ये वॉर जो है एज ए रिजल्ट होता है रिटेलिएशन का, फ्रस्ट्रेशन का अगेंस्ट ब्रिटिश पावर। तो इसमें ब्रिटिश वर्सेस पेशवा और भोसले लड़ते हैं, होलकर और सिंधिया इसमें न्यूट्रली रहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे किस वजह से। तो वी कैन से कि वॉर सेकंड जो है वो लास्ट वॉर होगा जिसमें पूरी मराठा पावर जो है, जिसमें सिंधिया, भोसले और होलकर जो कॉन्फेडरेसी है वो अंडर पेशवाशिप पर लड़ती है। इसके बाद तो एक एक जो ये चीफ है वो उनके साथ ट्रीटी साइन कर करके ब्रिटिश पावर उनको वीकन कर देते हैं, उनके सिचुएशन, पोजीशन और स्टेटस बहुत ही डिग्रेडेड हो जाता है, एंड लास्ट में तो फिर उनको फाइनल ब्लो मिलता है एंड ब्रिटिश जो है मराठा टेरिटरी पे अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू, अब हम डिटेल्ड देखते हैं। तो मराठा पावर जो है वो मराठा पावर वॉज राइज अंडर शिवाजी। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा पावर का राइज होता है और ये फर्दर कंसोलिडेट होती है मराठा पावर जो अपने एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज के रूप में अगर इंडिया में होती है आफ्टर मुगल एम्पायर, तो वो पेशवाशिप के अंडर में होती है। अब ये पेशवा कौन थे? पेशवा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मराठा एम्पायर अंडर शिवाजी रूल। लेकिन शिवाजी के डेथ के बाद जो है वो जो कमांड है वो शाहू के हाथ में जाती है, लेकिन शाहू जो है वो शिवाजी की तरह इतना ज्यादा मराठा पावर को और आगे तक एक्सटेंड नहीं कर पाता है, और टोटल कंट्रोल जो है वो पेशवा के हाथ में आ जाता है। पेशवा ने पूरे मराठा पावर का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया था, और आफ्टर भट्ट फैमिली ने पेशवाशिप अपने हाथ में ली और उसके बाद पेशवाशिप जो है वो हेरिडिटरी हो गई। पहले तो ऐसे सिलेक्शन से होता था पेशवा, लेकिन बाद में पेशवाशिप जो है वो हेरिडिटी हो गई, हेरिडिटरी। वंशानुगत हो गई। किसके बाद? भट्ट फैमिली जब पेशवा बनता है, जिसमें फर्स्ट पेशवा होते हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो है वो फर्स्ट पेशवा होते हैं ऑफ भट्ट फैमिली, और इन्हीं के बाद से जितनी भी पेशवाशिप थी वो हेरिडिटरी थी, वंशानुगत थी। तो हम देख लेते हैं पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। तो फर्स्ट जो थे वो बालाजी विश्वनाथ, उनके बाद वेरी फेमस बाजीराव फर्स्ट,
और बाजीराव फर्स्ट के अंदर ही जो मराठा पावर का और मराठा टेरिटरी का जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, और इनका ही वो स्टेटस था कि अटक से लगा के कटक तक मराठा एम्पायर होगा, अटक से लगा के कटक तक मराठा एम्पायर होगा। और बाजीराव फर्स्ट ने ऑलमोस्ट दक्कन का एरिया, नॉर्थ का रीजन, दिल्ली तक का, ये सब एरिया जो है कंक्लूड कर लिए थे बाय वॉरफेयर। देन इसके बाजीराव फर्स्ट के बाद इनका सन जो है बालाजी बाजीराव, वो बनता है पेशवा, जो नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अब जो बाजीराव फर्स्ट यहाँ पे थे, उनके 3 सन थे, 3 पुत्र थे। बालाजी बाजीराव जो नेक्स्ट पेशवा बनते हैं, रघुनाथ राव जो राघोबा के नाम से जाने जाता है, और शमशेर बहादुर जो उनकी कॉन्सर्ट जो उनकी कॉन्सर्ट थी एक मस्तानी के नाम से, उनसे था ये शमशेर बहादुर। तो 3 इनके सन होते हैं। रघुनाथ राव जो है ये मेन कॉज है इनकी वजह से ही ब्रिटिश इंटरफेरेंस जो है, इंटरवेंशन होता है मराठा पॉलिटिक्स में। ये हमेशा से ही पेशवा बनना चाहते थे और अपने पेशवाशिप के ख्वाब को ये आगे भी कंटिन्यू करते हैं। तो बालाजी बाजीराव जब पेशवा बन जाते हैं तो उनके बाद उनके 3 सन विश्वास राव, नारायण राव और माधव राव, तो उनमें से माधव राव जो है वो नेक्स्ट पेशवा बनता है। तो माधव राव के अंडर भी पेशवाशिप यहाँ तक बालाजी विश्वनाथ से लगा के माधव राव तक पेशवाशिप जो है वो बहुत एक्सट्रीम पावर पे कंसोलिडेट पावर के रूप में होती है इन इंडिया। और इतनी कंसोलिडेट होती है कि आफ्टर मुगल एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद दे कैन चैलेंज दी एनी अदर पावर इन इंडिया एंड कैन रूल ओवर इंडिया। है तो इस तरह से मराठा पॉलिटिक्स में पेशवाशिप का डेवलपमेंट होता है। और जब ये माधव राव है, मैंने कहा यहाँ तक तो मराठा पावर बहुत कंसोलिडेट थी। माधव राव के समय ही जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है इन 1761 बिटवीन मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने इनको करारी डिफीट दी थी, करारी हार दी थी, और उस समय मराठा पावर जो है एक हद तक कमजोर हो चुकी थी इन इंडिया। ठीक है, लेकिन अगेन माधव राव ने इस बैटल के बाद अपनी पावर जो है वापस रिकंसोलिडेट कर दी, जो बाद में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में देखी जा सकती है कि मराठा पावर अब भी तक भी बैटल ऑफ पानीपत में हारने के बाद भी वो अभी तक जो है डिग्रेड नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अभी तक भी मराठा पावर जो है माधव राव के अंडर में फल फूल रही है। तो अब हम देखते हैं डिटेल से कि क्यों ब्रिटिश लोगों को जरूरत पड़ी मराठा अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन की, क्या कारण रहे और क्यों मराठा टेरिटरी के ऊपर ब्रिटिश जो है अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो व्हाई इंटरवेंशन इन मराठा अफेयर्स, ब्रिटिश लोगों का मराठा अफेयर्स में इंटरवेंशन के कारण क्या थे? वो था कॉटन बूम एंड कंपनीज नीड टू कंट्रोल गुजरात एंड बॉम्बे रीजन। हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो है वहां पे इंग्लैंड में भारी मात्रा में कॉटन की डिमांड थी, और कॉटन जो है वो महाराष्ट्र रीजन में, आपको पता ही है, अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि महाराष्ट्र रीजन में कॉटन की खेती बहुत ही बड़े तौर पे की जाती है और वहां की जमीन कॉटन की क्रॉप्स के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो इस कॉटन की नीड को पूरा करने के लिए वो इस रीजन पे अपना कंट्रोल, महाराष्ट्र के रीजन पे अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाहते थे ब्रिटिश लोग।
तो ये गुजरात और बॉम्बे का जितना भी एरिया है, यहाँ पे कॉटन की खेती बहुत ही बड़े तौर पे और अच्छी खेती होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ गवर्नरी एंड आर्टिलरी इन मराठा किंगडम। मराठा किंगडम जो है, मराठा जो है वो फ्रेंच लोगों की हेल्प से, यहाँ पे भी अगेन फ्रेंच कनेक्शन, तो जहां जहां फ्रेंच कनेक्शन है वहां ब्रिटिश इंटरवेंशन होना ही होना है और वॉर क्रिएट होना ही होना है किसी न किसी रूप में। तो मराठा जो है वो फ्रेंच की हेल्प से अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और आर्टिलरी और गनरी को और ज्यादा कंसोलिडेट कर रहे थे और ज्यादा बढ़ा रहे थे फ्रेंच हेल्प के साथ। इस वजह से ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न था। देन कंपनीज नीड ऑफ फाइनेंस फॉर होम गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ नेपोलियनिक वॉर। अब यहाँ पे कंपनी की नीड थी कि वो अपने होम गवर्नमेंट को रिवेन्यू पहुंचाए, पैसा पहुंचाए। क्यों? अब होम गवर्नमेंट के पास को पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो कंटिन्यू था अंदर वॉर सीरीज के अंदर, कंटिन्यू था अगेंस्ट नेपोलियनिक वॉर। नेपोलियनिक वॉर वाज अ सीरीज ऑफ वॉर, इट्स अ सीरीज ऑफ वॉर अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। जो नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का, उसने वॉर डिक्लेयर कर रखे थे अगेंस्ट वेरियस अदर यूरोपियन कंट्रीज, जैसे ब्रिटेन है, पास में जो भी उनका पोर्चुगीज पड़ता है, जर्मनी, इटली, इनके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर रखा था क्योंकि ये अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इस नेपोलियनिक वॉर के अंदर इन्वॉल्व होने के कारण वहां की होम गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होने लगी थी, बिकॉज वॉर ऑलवेज नीड अ मनी। तो इस वजह से इनको, कंपनी को नीड थी कि वो इंडिया से अपने फाइनेंस रिसोर्सेज बढ़ाए और नए नए एरिया को कैप्चर करके उनके रेवेन्यू को हासिल करे। तो इस वजह से जो महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन था, जो मराठाओं के कंट्रोल में था, उनके ऊपर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश करना चाहती थी कंपनी और वहां का रेवेन्यू जो है बढ़ाकर अपने होम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहती थी इन नेपोलियनिक वॉर। तो ये कुछ मेन कारण थे जिनके कारण जो है ब्रिटिश ने इंटरवेंशन किया इन मराठा अफेयर्स। फिर इनको यहाँ अपॉर्चुनिटी कैसे मिल जाती है? मराठा अफेयर्स में इन्वॉल्व होने की, इंटरवेंशन करने की अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब मराठा पॉलिटिक्स का सीरियस लैप्स हो रहा था। माधवराव के बाद से ही मराठा पॉलिटी में जो है वो डिग्रेडेशन हो रही थी, इतनी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके पास नहीं थी। और जो इनकी मराठा कॉन्फेडरेसी थी, जो बेसिकली जो प्रोमिनेंट फैमिली थी, जो मराठा चीफ थे, उनसे मिलाकर एक मराठा कॉन्फेडरेसी बनती है जिसमें पेशवा है जो पूना में है, भोसले नागपुर के, होलकर इंदौर के, सिंधिया ग्वालियर के और गायकवाड़ बड़ौदा के। तो ये 5 प्रोमिनेंट फैमिली थी जिनको कंबाइंडली मराठा कॉन्फेडरेसी कहते हैं। इन मराठा कॉन्फेडरेसी के बीच में जो है रिसोर्सेज के लेके हमेशा डिसेंशन बने रहते थे, अपने इंटरनल डिस्प्यूट होते रहते थे टेरिटरी को लेके, रिसोर्सेज को लेके, और ये डिसयूनिटी का एडवांटेज जो है वो ब्रिटिश उठाते हैं और इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू इंटरवीन इन द मराठा पॉलिटिक्स। वीकनेस इन द रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन बाय मराठा। मैंने कहा कि इन लोगों के बीच में रिसोर्सेज को लेके, रिसोर्सेज के मोबिलाइजेशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। इंटरनल डिसेंशन अमंग मराठा एंड डिसयूनिटी अमंग देम। तो ये जो रीजन थे वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं फॉर ब्रिटिश पीपल टू इंटरवेन इन मराठा अफेयर्स। और यहाँ पे पेशवाशिप वीकन होने लगती है। मैंने बताया माधवराव की डेथ, माधवराव फर्स्ट की डेथ के साथ ही पेशवाशिप वीकन होने लगती है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उनके पास नहीं होती है और म्यूचुअल जो डिसेंशन थे उनके बीच में बढ़ने लगते हैं, म्यूचुअल क्विरल अमंग देमसेल्फ बढ़ने लगते हैं। और पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो उनकी हार है वो एक और कारण बनता है जिसमें पेशवाशिप जो है वो वीकन होने लगती है। नाउ लेट्स सी द एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। तो किस तरह से एंट्री होती है? कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है? इनऑर्डिनेट एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश एंड डिवाइडेड हाउस ऑफ मराठा। इंग्लिश लोगों के एम्बिशन जो अपने वो फुलफिल करना चाहते थे बाय गेनिंग द कंट्रोल ओवर मराठा टेरिटरी
एंड देयर रिसोर्सेज। और यहाँ पे रिसोर्सेज के डिवाइडेशन को लेके जो मराठा हाउस है वो आपस में डिवाइड थे, टेरिटोरियल गेन के ऊपर भी उनके डिसेंशन थे, मतभेद होते रहते थे। और तो बटा हुआ मराठा हाउस और स्ट्रॉन्ग एम्बिशन ऑफ इंग्लिश इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं। और ये एम्बिशन जो क्या थे, इंग्लिश इन बॉम्बे वांटेड टू एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट अलोंग लाइन ऑफ अरेंजमेंट क्लाइव मेड इन बंगाल रीजन। यहाँ पे जो मैंने पहले बताया आपको लास्ट सेशन में कि यहाँ पे 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ब्रिटिश लोगों की, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। तो बंगाल में जिस तरह का सेटलमेंट क्लाइव ने एस्टेब्लिश किया था उसी तरह का सेटलमेंट जो है बॉम्बे गवर्नमेंट यहाँ महाराष्ट्र रीजन में करना चाहती थी, मराठा रीजन में करना चाहती थी। तो ये एक बहुत बड़ा एम्बिशन था बॉम्बे गवर्नमेंट का, जो अपना सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही बंगाल जैसा यहाँ पे स्टेब्लिश करना चाहती थी, सो दैट कि वो भी बंगाल की तरह ही मोर रिसोर्सेज गेन कर सके फ्रॉम हियर। लेकिन हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को तो गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और बाकी जो प्रेसिडेंसी में गवर्नर अपॉइंट थे वो किसके अंडर काम करेंगे, गवर्नर जनरल के अंडर काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो गवर्नर थे वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, वो चाहते थे कि बंगाल की तरह ही हम भी एक सेपरेट जो प्रेसिडेंसी है वो बन जाते हैं और जैसे जिस तरह से बंगाल में रूल हो रहा है उसी तरह से बॉम्बे की तरफ भी रूल हो। तो ये कारण था यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का और एंट्री ऑफ ब्रिटिश इन मराठा पॉलिटिक्स। मेन ये बॉम्बे गवर्नमेंट थी। यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट का कोई भी इनिशियली कोई इंटरफेरेंस नहीं था इन मराठा पॉलिटिक्स। इट्स होल अबाउट द बॉम्बे गवर्नमेंट। उनके हाई एंड एम्बिशन थे, वो फुलफिलमेंट के लिए वो मराठा पॉलिटिक्स में इंटरवीन करते हैं। नाउ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन डिटेल। First Anglo-Maratha War from 1775 to 1782 started with the Treaty of Surat and ended with Treaty of Salbai. बैकग्राउंड क्या रहता है, इन 1772 डेथ ऑफ माधवराव। माधवराव की डेथ के बाद जो है पेशवाशिप वीकेंड हो जाती है और नेक्स्ट पेशवा जो है उनका ब्रदर नारायण राव बनता है। बट इस नारायण राव को रघुनाथ राव जो है वो किल कर देता है, मार देता है, मर्डर कर देता है और पेशवाशिप पे अपना क्लेम स्टैब्लिश करता है। लेकिन उसी समय नारायण राव की जो विडो थी वो एक बच्चे को जन्म देती है और वो अगेन नेक्स्ट पेशवाशिप का हकदार होता है और नाना फडणवीस की हेल्प से ये इन्फेंट सन जो है वो नेक्स्ट पेशवा बना दिया जाता है, जिसको सवाई माधवराव के नाम से या माधवराव नारायण के नाम से जाना जाता है। तो सवाई माधवराव उस समय इन्फेंट था, शिशु था, इसको पेशवा बना दिया जाता है, लेकिन इसका जो रीजेंट है वो नाना फडणवीस बनते हैं। ठीक है, रीजेंट का मतलब होता है संरक्षक काइंड ऑफ, कि जो इनके मतलब इनके नाम से जो भी पॉलिटिकल डिसीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, वो नाना फडणवीस लेंगे। और अब रघुनाथ राव जो है वो हेल्पलेस फील करता है यहाँ पे नाना फडणवीस के सामने और वो चला जाता है ब्रिटिश लोगों के पास हेल्प मांगने को कि मुझे पेशवा बना दो, आप मेरी हेल्प करो और मुझे जो है पेशवा बना दिया जाए। तो ब्रिटिश ऐसे तो इसको पेशवा बनाएंगे नहीं, इसके साथ ट्रीटी साइन करते हैं विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत। और ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का कॉज बनता है। तो रघुनाथ राव खाली ब्रिटिश के पास नहीं जाता है, यहाँ साउथ में वो निजाम के पास भी जाता है टू सीक हेल्प फॉर पेशवाशिप। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि रघुनाथ राव और ब्रिटिश के आगे किस तरह से रिलेशनशिप डेवलपमेंट होते हैं, जो मराठा पॉलिटिक्स में चेंजेस लाते हैं और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को अंजाम देते हैं। देन ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। Raghunath Rao seeked help of British to fulfill his aim to get Peshwaship and sign a treaty with them. तो ट्रीटी ऑफ सूरत किनके बीच में साइन होती है, रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में। और ये ब्रिटिश कौन है, एट बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ में। बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है ये बॉम्बे गवर्नमेंट है।
यहाँ पे बंगाल जो गवर्नर जनरल है बंगाल का वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल की गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ये ध्यान रखना अभी फिलहाल के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बॉम्बे साइन करती है रघुनाथ राव के साथ ट्रीटी विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ सूरत, और इसमें रघुनाथ राव जो सालसेट और बसीन का एरिया है वो ब्रिटिश को हैंड ओवर कर देता है। बसीन जो है प्रेजेंटली वसई के नाम से जाना जाता है इन महाराष्ट्र रीजन, और रिवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच दैट ऑल्सो हैंड ओवर टू ब्रिटिश। ठीक है, इस ट्रीटी में ये डेवलपमेंट होता है, और इस बदले में ब्रिटिश क्या करते हैं 2500 सोल्जर्स रघुनाथ को प्रोवाइड करवाते हैं पेशवा के अगेंस्ट वॉर के लिए। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट होते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत के विच इज कॉज फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। दिस ट्रीटी वॉज कंडेम्ड बाय ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो उसको कहते हैं ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के द्वारा इस ट्रीटी की जो है निंदा की जाती है कि इस तरह से बॉम्बे गवर्नमेंट को अदर पावर जो अदर इंडियन रूलिंग पावर है उनके साथ ट्रीटी नहीं करनी चाहिए, साइन नहीं करनी चाहिए, और उसको कंडेम करते हैं। और वहां से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो है अपने कर्नल अपटोन को भेजता है पुणे पेशवा के पास नई ट्रीटी साइन करने के लिए विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो हम अब आगे देखेंगे। इसको ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल इस ट्रीटी को नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि ये ट्रीटी जो है वो वॉर क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? वॉर क्रिएट कर रही है, क्योंकि जो यहाँ पे रघुनाथ राव है यहाँ से सोल्जर लेके जाता है अगेंस्ट पेशवा लड़ने के लिए, तो ये वॉर का कारण बनने वाली है। और गवर्नर जनरल या वॉरेन हेस्टिंग जो है, मैंने बताया 1773 से के बाद से ही जो है वो डिफेंसिव चल रहे हैं कि किसी भी डायरेक्ट वॉर के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, इससे कंपनी के रिवेन्यू को लॉस होता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो इस ट्रीटी का कंडेमनेशन इस वजह से करते हैं क्योंकि वो मानता है कि डायरेक्ट वॉर अगेंस्ट पेशवा जो है वो कैन बी डेट्रीमेंटल, विनाशकारी हो सकता है पेशवा के अगेंस्ट डायरेक्ट वॉर। इस वजह से वो इस ट्रीटी की कंडेमनेशन करता है, निंदा करता है, और कर्नल अपटॉन को भेजकर पुनः पेशवा के पास भेज के न्यू ट्रीटी साइन करता है विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर विच इज साइंड इन 1776। ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन ब्रिटिश एंड पेशवा। अब ये ब्रिटिश कौन है? कलकत्ता काउंसिल। ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल और पेशवा के बीच में ट्रीटी साइन होती है, जिसमें क्या प्रोविजन होते हैं? रेजेंसी विच रिनाउंस रघुनाथ। अब रघुनाथ का जो क्लेम है पेशवा बनने का वो रिनाउंस कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, और रघुनाथ राव को पेंशन दे दी जाती है। रघुनाथ राव को कहा जाता है तुम अपना ये जो क्लेम है वो त्याग दो और पेंशन स्वीकार करो, उसको कंपनसेशन दे दिया जाता है। प्रॉमिस हिम पेंशन, राघोबा को रघुनाथ राव को प्रॉमिस की जाती है पेंशन। सवाई माधव राव को एक्सेप्टेड एज पेशवा। मराठा एक्सेप्टेड नॉट टू रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ये प्रोविजन होता है कि मराठा पावर जो है वो सिर्फ ब्रिटिश के अलावा अदर किसी यूरोपियन पावर के रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। ब्रिटिश सिक्योर सालसेट एंड बसीन वॉज रिस्टोर्ड टू मराठा। यहाँ पे जो सालसेट और बसीन दोनों ही ब्रिटिश लोगों को बॉम्बे गवर्नमेंट को दे दिए जाते हैं। वो अगेन सालसेट तो सिर्फ बॉम्बे गवर्नमेंट के पास रह जाता है, ब्रिटिश के पास रह जाता है, लेकिन बसीन को वापस रिस्टोर कर दिया जाता है, मराठाओं को दे दिया जाता है। ठीक है, बसीन एरिया जो है अगेन मराठाओं के पास आ जाता है। लेकिन इस ट्रीटी को अगेन कौन रिजेक्ट करता है? बॉम्बे गवर्नमेंट। ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्ट करता है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ कलकत्ता, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर को रिजेक्ट करती है बॉम्बे गवर्नमेंट, और रघुनाथ राव को शेल्टर प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, तो दिस ट्रीटी रिजेक्टेड बाय बॉम्बे गवर्नमेंट एंड गेव रघुनाथ राव शेल्टर। तो रघुनाथ राव को शेल्टर देने के साथ ही
थोड़ी सी पीस स्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन वॉर वापस कब ब्रोक आउट हो जाता है, सिचुएशन वापस गंभीर कब हो जाती है, सीरियस होती है, जब 1777 में नाना फडणवीस ने जो कलकत्ता काउंसिल के साथ ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसका वायलेशन करते हैं और फ्रेंच की हेल्प कर देते हैं टू गिव अ पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट टू फ्रेंच। ठीक है, अपने जो वेस्ट कोस्ट का एरिया है, कोंकण एरिया, कोंकण तट पे, यहाँ पे बॉम्बे में जो ये तट पूरा कोंकण तट कहलाता है, फिर नीचे केरला वाला मालाबार, तो ये कोंकण तट पे फ्रेंच लोगों को पोर्ट प्रोवाइड करवा देते हैं, बंदरगाह दे देते हैं, जो पूरा ट्रीटी ऑफ पुरंदर का वायलेशन था। और इस वजह से बॉम्बे गवर्नमेंट ने फिर जो पेशवा माधव राव है उसको हटा करके रघुनाथ राव को पेशवा बनाने की सोची। ठीक है, और इस कारण से वॉर ब्रोक आउट होता है। तो नाना फडणवीस का पुरंदर की ट्रीटी का वायलेशन जो है वो कॉज करता है बैटल ऑफ वडगांव का। तो बॉम्बे गवर्नमेंट फिर वॉर डिक्लेयर कर देती है अगेंस्ट मराठा और बैटल ऑफ वडगांव होता है इन 1779। बट यहां पे मराठा जो है, बॉम्बे गवर्नमेंट वर्सेस मराठा जो है, मराठा बॉम्बे गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियस ब्लो देते हैं, सीरियस चैलेंज देते हैं, और उन्होंने इतना भयंकर वॉर लड़ा था कि बॉम्बे गवर्नमेंट को रिट्रीट करना पड़ता है और फाइनली डिफीट फेस करते हैं ये बैटल ऑफ वडगांव में इन 1779। यहाँ पे मराठा इस बैटल में, इस युद्ध में स्कॉच अर्थ स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, यानी कि वेल जितनी भी है, पानी की जितने भी कुएं हैं उनको पॉइजन कर देते हैं और क्रॉप्स जितनी भी होती है उनको नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब ना खाना ना पानी दोनों ही कट ऑफ हो जाती है। राशन पानी कट ऑफ होने की वजह से यहाँ पे बॉम्बे गवर्नमेंट के सोल्जर्स को रिट्रीट करना पड़ता है और फाइनली डिफीट फेस करते हैं एंड बोथ पार्टी केम एट निगोशिएशन और ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन होती है। तो बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करते हैं मराठा के साथ, जिनमें उन्होंने जो एक दूसरे की लैंड एनक्रोच की थी, टेरिटरी वॉर्न की थी, वो वापस एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं और जो भी बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन ने मराठाओं की ट्रीटी पे कब्जा किया था वो वापस उन्हें रिस्टोर कर दी जाती है। बट दिस ट्रीटी रिजेक्टेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने कहा कि बॉम्बे गवर्नमेंट को यह अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की किसी भी ट्रीटी को साइन करे, बिकॉज मैंने कहा कि जो प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बॉम्बे की, वो अंडर बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अंडर काम करती थी। तो जो भी डिसीजन है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का फाइनल माना जाता था, ना कि इन दोनों गवर्नर का। तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो ये ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ वडगांव, वो रिजेक्ट कर दी जाती है वॉरेन हेस्टिंग, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसके द्वारा। एंड वॉर ब्रोक आउट एट वेरियस मराठा रीजन। और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग है वो मराठा टेरिटरी पे जगह जगह पे, चाहे वो आप बड़ौदा देख लो, गुजरात की तरफ देख लो, ग्वालियर देख लो, इंदौर देख लो, सब जगह जो है अलग अलग रीजन पे मराठा टेरिटरी पे वॉर डिक्लेयर हो जाता है, वॉर होता है और इंग्लिश फेस सीरियस ब्लो फ्रॉम मराठा साइड्स। दोनों ही पार्टी के बीच में भयंकर वॉर कई दिनों तक लड़ा जाता है और फाइनली जो है दोनों ही पार्टी हारकर, बेसिकली इंग्लिश ब्रिटिश लोगों को ज्यादा सोल्जर्स अपने खोने पड़े थे, इस वजह से वो इस ट्रीटी को कंक्लूड करते हैं एज अ ट्रीटी ऑफ सालबाई। और ये वॉर जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ सालबाई के इन 1782 के साइनिंग के साथ कंक्लूड होता है, एंड पे आता है विद 20 इयर्स पीस। ठीक है, तो वॉर कम टू एन एंड, पीस फॉर 20 इयर्स। तो इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसमें बॉम्बे गवर्नमेंट मेन कॉज होती है इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि वो बंगाल गवर्नमेंट की तर्ज पे ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस तरफ इस्टेब्लिश करना चाहती है। और रघुनाथ राव इनको इनवाइट कर देता है इन मराठा पॉलिटिक्स फॉर क्लेम फॉर पेशवाशिप। और इस तरह से वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ कंक्लूड होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। और इस ट्रीटी के साथ 20 साल का इन दोनों को गैप पीरियड मिल जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन ब्रिटिश बहुत अच्छे से करते हैं अगेंस्ट मराठा। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई। क्या क्या प्रोविजन थे इसके, क्या ब्रिटिश लोगों को इसमें गेन होता है और क्या इनको लॉस होता है। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई 17 टर्म्स के साथ साइन की जाती है, जिसमें से कुछ मेजर चीफ टर्म्स जो है इसके मेन टर्म्स जो है वो हम देख लेते हैं। जिसमें माधवराव फर्स्ट जो है उसको एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फतेह सिंह गायकवाड़ वॉज एक्सेप्टेड एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा जो है वो फतेह सिंह गायकवाड़ को रिस्टोर कर दिया जाता है। द इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ सालसेट वॉज एक्सेप्टेड। बिसाइड्स ऑल मराठा टेरिटरी कंकर्ड बाय इंग्लिश वर रिस्टोर्ड टू देम। खाली सालसेट वाला रीजन जो है वो मराठाओं के ब्रिटिश के पास रहता है। बाकी सारी जो टेरिटरी इंग्लिश ने इस वॉर के दौरान एनक्रोच की थी या कंकर्ड की थी वो मराठाओं को रिस्टोर कर दी जाती है। राघोबा वॉज ग्रांटेड 3 लाख रुपीज एज एनुअल पेंशन, और राघोबा को या रघुनाथ राव को पेंशन देके उसका जो पेशवाशिप का क्लेम है उसको रिनाउंस कर दिया जाता है, त्याग करवा दिया जाता है। तो ये मेजर डेवलपमेंट होते हैं इन ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ट्रीटी ऑफ सालबाई में ब्रिटिश लोगों को कोई मेजर गेन यहाँ पे नहीं होता है एक्सेप्ट सालसेट। खाली एक सालसेट रीजन उनको मिलता है, बाकी सारी टेरिटरी जो है उनको वापस मराठाओं को रिस्टोर करनी पड़ती है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई नॉट फेवरेबल और ऑनरेबल फॉर द कंपनी, क्रिटिकली एग्जामिन। अब यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन आ गया है, इट मीन्स आपको यहाँ पे नॉट फेवर वाले प्रोविजन तो बतानी है, ठीक है, लेकिन आपके साथ पॉजिटिव फेवर भी बताना है कि नहीं यहाँ पे इनको गेन भी होता है। नॉट फेवरेबल में तो ये बताएंगे कि उनको गेन नहीं होता है, लेकिन बाद में क्रिटिकली एग्जामिन में हम बताएंगे कि इनमें इनको ये गेन भी होते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, बेसिकली इसके आंसर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सालबाई ट्रीटी का हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। सेकेंड पार्ट में वो प्रोविजन डालेंगे जो पॉजिटिव थे फॉर ब्रिटिश, और सेकेंड पार्ट में हम डालेंगे कि जो पॉजिटिव नहीं थे, नेगेटिव थे फॉर ब्रिटिश, ठीक है। इस तरह से क्रिटिकल एग्जामिन करना है। ओनली एग्जामिन आ जाता ट्रीटी ऑफ सालबाई नॉट फेवरेबल और ऑनरेबल फॉर द कंपनी एग्जामिन, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फेवरेबल पॉइंट जो है लिखने थे कि ट्रीटी के जो प्रोविजन फेवरेबल थे फॉर ब्रिटिश वो आपको यहाँ पे मेंशन करने थे। लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन में आपको उसका अदर पक्ष भी या अदर एस्पेक्ट भी आपको लिखना होता है। तो हम देख लेते हैं ट्रीटी प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर ब्रिटिश। किस तरह से ये पॉजिटिव प्रोविजन थे और किस तरह से उसके नेगेटिव प्रोविजन थे। प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ सालबाई, फेवरेबल फॉर ब्रिटिश या पॉजिटिव फॉर ब्रिटिश। तो पॉजिटिव प्रोविजन क्या क्या थे, ब्रिटिश गॉट सर्टेन ट्रेड प्रिविलेज। इस ट्रीटी में मैंने कहा 17 टर्म्स थे, तो उसमें से कुछ ऐसे टर्म्स थे जो उनको ट्रेड प्रिविलेज भी मिलते हैं। गेटिंग मराठा सपोर्ट अगेंस्ट मैसूर, यहाँ पे हमने बात की थी जब मैसूर वॉर पढ़े थे कि जब सालबाई ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ 20 इयर्स की पीस मिल जाती है दोनों ही पार्टी को, तो यहाँ पे जो मराठा है वो मैसूर ब्रिटिश लोगों का साथ देते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके बीच में निगोशिएशन हो जाता है और वो एक दूसरे के अगेंस्ट ना होके थर्ड राइवलरी के अगेंस्ट जॉइंट फ्रंट के साथ फाइट करते हैं। पेशवा नॉट टू सपोर्ट एनी अदर यूरोपियन पावर, यहाँ पे पेशवा जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो ब्रिटिश के अलावा और किसी यूरोपियन पावर जैसे फ्रेंच वगैरह है उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं रखेंगे। रिटेनिंग सालसेट एंड एलिफेंटा बाय ब्रिटिश, और सालसेट और एलिफेंटा जो एक एलिफेंटा द्वीप है, आइलैंड है, वो उनको मिल जाता है। British got 20 years of peace, which was very important for them to consolidate power for themselves because of bad economic condition. यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के टाइम में कंपनी की जो माली हालत है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है। तो 20 साल का उनको समय मिल जाता है और उसमें वो अपनी इकोनॉमिक पावर भी बढ़ा देते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर लेते हैं, और मिलिट्री पावर भी उनकी मिलिट्री पावर तो ऑलवेज हमेशा उनकी अच्छी थी, लेकिन जो लॉस होते रहते थे वॉर में उनका वो
वापस कंपेंसेट कर देते हैं विद टाइम पीरियड। और सेकेंड वॉर के अंदर जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है तो उसमें सीरियस डिफीट देते हैं मराठा पावर को। तो ये जो प्रोविजन थे वो फेवरेबल थे फॉर ब्रिटिश। अब हम देखते हैं प्रोविजन विच इज नॉट फेवरेबल फॉर ब्रिटिश। ब्रिटिश विड्रू फ्रॉम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो उन्होंने लैंड कॉन्कर्ड की थी, जो बेसिक उनको जो मिली सूरत और भरूच का जो रेवेन्यू उनको मिला था वो सब से उनको विड्रॉ करना पड़ता है। ब्रिटिश एक्सेप्टेड द अदर क्लेमेंट ऑफ पेशवा, और पेशवा के जो अदर क्लेम्स है गायकवाड़ के, जो मराठा कॉन्फेडरेसी के अदर क्लेम है वो भी उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं इस ट्रीटी में। पोजीशन ऑफ गायकवाड़ वाज रिस्टोर्ड एंड हिज इंडिपेंडेंस वाज रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे जो बड़ौदा का पूरा रीजन है गुजरात का वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन ये भी वापस रिस्टोर करना पड़ता है किसको, वहां के रूलर को, प्रताप सिंह को। टेरिटोरियल गेन वाज वेरी लिमिटेड, और इस ट्रीटी ऑफ सालबाई के एंड तक टेरिटोरियल गेन जो है वो ना के बराबर होता है, खाली सालसेट और एलिफेंटा ही उनके हाथ लगता है। ब्रिटिश हैड टू रिटर्न टू सिंधिया ऑल टेरिटरी लाइंग ऑन वेस्ट ऑफ रिवर यमुना। सिंधिया का जो इन्फ्लुएंस एरिया था वो दिल्ली की तरफ था, नॉर्थ रीजन की तरफ था, तो वहां के भी जो एरिया थे यमुना के आसपास के एरिया, जो वेस्ट के एरिया थे सारे, वो वापस इनको रिस्टोर करने पड़ते हैं सिंधिया लोगों को। तो यहाँ पे टेरिटोरियल गेन उनको ज्यादा नहीं होता है, और ऑब्वियसली टेरिटोरियल गेन उनको अगर नहीं हुआ है तो वहां के रिवेन्यू भी उनको नहीं मिलेंगे। तो ये प्रोविजन जो थे वो नॉट फेवरेबल फॉर ब्रिटिश। तो हमने सालबाई ट्रीटी को देखा मेंस पर्सपेक्टिव रूप से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रूप से भी। अब यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ मैंने बताया 20 साल का पीस पीरियड मिलता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अगेन सेकेंड वॉर जो है वो ब्रोक आउट होता है। तो हम अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर फॉट बिटवीन 1803 टू 1806। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर किस तरह से क्या क्या इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर लड़ा गया। तो बैकग्राउंड स्टार्ट होता है कि जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है उसमें मेजर लॉस ऑफ टेरिटरीज होता है, जिसके कारण वहां का रेवेन्यू जाता है, और वीकेंड मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी वो आपस में रिसोर्सेज को लेके हमेशा डिसेंशन रहता था, उनके बीच में मतभेद रहता था, जिस कारण से ये मराठा हाउस जो है वो इनका पावर बटा हुआ था। ये एक मेजर कारण रहता है। फिर इन 1795 सुसाइड बाय पेशवा माधवराव नारायण जो है वो सुसाइड कर लेता है। अब पेशवा की गद्दी वापस खाली हो जाती है, ठीक है। देन 1800 में नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। अब नाना फडणवीस की डेथ के साथ ही मराठा पावर का जो कंसोलिडेशन था वो वीकन होने लगता है। नाना फडणवीस ने इस पूरे मराठा पावर को होल्ड करके रखा था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल के कारण, डिप्लोमेटिक स्किल के कारण, लेकिन नाना फडणवीस की डेथ के बाद पेशवा एम्पायर जो है वो बिखरने लगता है। और यहाँ पे जिस तरह से रघुनाथ राव को ब्रिटिश ने सपोर्ट किया था उसी तरह से उसके बेटे बाजीराव सेकंड को सपोर्ट किया जाता है बाय ब्रिटिश। और ब्रिटिश तो कोई भी अपॉर्चुनिटी चूकते ही नहीं है टू इंटरवीन और इंटरफेयर इन एनी पॉलिटिक्स वेयर दे कैन गेन अ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ब्रिटिश अगेन इंटरवीन करते हैं और बाजीराव सेकंड को पेशवा यहाँ पे बना दिया जाता है। अब पेशवाशिप किसके हाथ में आ गई? रघुनाथ राव के सन बाजीराव सेकंड के हाथ में, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड पेशवा बन जाता है, और बाजीराव सेकंड जो पेशवा बनता है उसको सिंधिया सपोर्ट करते हैं। इस मूव को कौन सपोर्ट करते हैं? सिंधिया। यहाँ पे क्या होता था कि पेशवा को जो है वो अलग अलग जो मराठा चीफ थे, जैसे होलकर है, सिंधिया है, भोसले, ये कंट्रोल करना चाहते थे। तो यहाँ पे सिंधिया जो है वो पेशवा को कंट्रोल करना चाहता है, और सिंधिया जो इसी कारण से इस मूव को सपोर्ट करते हैं और बाजीराव सेकंड को एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन इन बाजीराव सेकंड के पेशवा बनने के खिलाफ कौन थे? होलकर थे, ठीक है।
इसके कारण इनके बीच में बाजीराव सेकंड और होलकर के बीच में म्यूचुअल क्विरल चलते हैं, आपसी मतभेद चलते हैं। इसके कारण बाजीराव सेकंड जो है एक ऐसा कदम उठाता है जिससे कि मराठा पॉलिटिक्स चेंज हो जाती है। किस तरह से? बाजीराव सेकंड जो है वो ब्रदर ऑफ यशवंतराव होलकर को किल कर देता है। ठीक है, इनके बीच में, दोनों के बीच में राइवलरी थी, होलकर ग्रुप और पेशवा के बीच में। तो इसने यशवंतराव होलकर था, उसके ब्रदर को मार दिया, मर्डर कर दिया, किल कर दिया। तो यशवंतराव होलकर ने पेशवा के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे यशवंतराव होलकर और बाजीराव सेकंड के बीच में बैटल ऑफ पूना होता है इन 1802। होलकर वर्सेस पेशवा और सिंधिया की जॉइंट फ्रंट के साथ। यहाँ पे सिंधिया सपोर्ट कर रहे हैं बाजीराव और या फिर हम कह सकते हैं पेशवा को। तो सिंधिया और पेशवा की जॉइंट मिलिट्री के साथ होलकर का बैटल होता है, बैटल ऑफ पूना 1802, जिसमें होलकर इनको सीरियस ब्लो देता है और पेशवा जो है वो डरकर जो भाग जाता है ब्रिटिश लोगों के पास। पेशवा यहाँ पे हार कर और डर कर किनके पास चला जाता है हेल्प लेने के लिए? ब्रिटिश के पास। जैसे इसका बाप गया था रघुनाथ राव के साथ, रघुनाथ राव ब्रिटिश के पास। तो ये पेशवा जो है बाजीराव सेकंड, ये भी ब्रिटिश लोगों की हेल्प लेने चला जाता है और इस कारण से अगेन ब्रिटिश इंटरवेंशन होता है इन मराठा पॉलिटिक्स। Joint front of Peshwa and Scindia faced defeat and Bajirao II fled to British protection like his father Raghoba. Thus how again British involvement can be seen in internal affairs of Maratha politics. ठीक है, और वहां पे जाके ये ब्रिटिश के साथ जो है ट्रीटी साइन करता है। वही अगेन हेल्प के, जैसे रघुनाथ राव ने ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की थी, वैसे ही ब्रिटिश ने हेल्प के बदले पेशवा से ट्रीटी साइन करवाई, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ बसीन। तो ट्रीटी ऑफ बसीन बाजीराव सेकंड, पेशवा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साइन होती है। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन बॉम्बे। ठीक है, और यहाँ से अब कलकत्ता काउंसिल जो है, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल, उसका भी सपोर्ट बॉम्बे गवर्नमेंट को था। एंड दिस ट्रीटी वाज सब्सिडरी अलायंस साइंड बाय पेशवा विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये सब्सिडरी अलायंस, और सब्सिडरी अलायंस की शर्तें तो हमें पता ही है कि सब्सिडरी अलायंस में जो भी अलाई स्टेट है वो साइन करता है तो एक ब्रिटिश ट्रूप जो है, ब्रिटिश मिलिट्री ट्रूप, वहां पे उसकी कैपिटल एरिया में डिप्लॉय कर दिया जाता है। तो वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय हो जाती है, प्लस एक रीजेंट, ब्रिटिश रीजेंट भेजा जाता है जो उसके पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अलाई स्टेट के पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करेगा। तो ट्रीटी गेव एक्सेस टू डिप्लॉय देयर मिलिट्री ट्रूप्स एंड रीजेंट एट मराठा टेरिटरी। पेशवा एक्सेप्टेड द आर्बिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इन हिज डिस्प्यूट विद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड बड़ौदा रूलर। ठीक है, और बड़ौदा रूलर और हैदराबाद के साथ जो इसके डिस्प्यूट थे उसमें भी किनका आर्बिट्रेशन एक्सेप्ट किया उसने? ब्रिटिश लोगों का आर्बिट्रेशन जो है वो पेशवा एक्सेप्ट करेगा इस ट्रीटी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फुल्ली आप देख सकते हैं कि इंटरवेंशन है, ब्रिटिश लोगों का फुल्ली इन्फ्लुएंस है ओवर पेशवा। तो यहाँ पे जो पेशवा है वो एज अ जस्ट अ पपेट बन के रह जाता है ब्रिटिश लोगों के हाथों में, और इस मूव को, पेशवा के इस मूव को अदर जो मराठा चीफ है, भोसले, होलकर, सिंधिया, ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं और इसको, इस ट्रीटी को कंसीडर नहीं करते और इस ट्रीटी को एज अ ह्यूमिलेशन कंसीडर करते हैं, और तीनों बाकी जो मराठा चीफ्स है वो वॉर डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, इस ट्रीटी से वो नाखुश होते हैं। बाजीराव के इस तरह से खुद को सरेंडर कर देते हैं, कर देने की वजह से वो जो अदर मराठा चीफ है वो नाखुश रहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से और वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। मराठा चीफ कंसिडर्ड दिस ट्रीटी एज ह्यूमिलेशन, सेलिंग मराठा फ्रीडम टू ब्रिटिश, दे शोड रिसेंटमेंट अगेंस्ट इट। ठीक है, वो नाराजगी जताते हैं इस मूव के अगेंस्ट और ये कहते हैं कि इस तरह से तो तुमने मराठा जो फ्रीडम है, जो मराठा प्राइड है, प्रेस्टीज है, उसको इस ट्रीटी के साइन करने के साथ ही ब्रिटिश लोगों को बेच दिया। और इस रिएक्शन के अगेंस्ट में वो वॉर डिक्लेयर करते हैं और ये
जो रिएक्शन है एज अ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के रूप में हम देख सकते हैं। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का कारण क्या रहा? ट्रीटी ऑफ बसीन साइन बाय पेशवा बाजीराव सेकेंड। और फर्स्ट वॉर का कारण क्या था? ट्रीटी ऑफ सूरत साइन बाय रघुनाथ राव। तो दोनों ही परिस्थिति में, फर्स्ट वॉर और सेकेंड वॉर में, दोनों ही बाप बेटा जो है वो कॉज होते हैं वॉर के, कारण बनते हैं वॉर के, और कारण बनते हैं ब्रिटिश इंटरवेंशन को इनवाइट करने में इन मराठा पॉलिटिक्स। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में हम देख लेते हैं फेज वाइज। फेज फर्स्ट में तो सिंधिया भोसले का जो जॉइंट फ्रंट है वो वॉर डिक्लेयर करता है अगेंस्ट ब्रिटिश, और यहाँ पे सिंधिया और भोसले इस वॉर में ब्रिटिश के हाथों डिफीट फेस करते हैं, और इनके साथ अलग अलग से ट्रीटी साइन करके इनको सबड्यूड कर दिया जाता है। सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव होती है इन 1803, और भोसले के साथ ट्रीटी ऑफ देवगांव होती है इन 1803। और इनके साथ ही ट्रीटी दोनों के साथ, दोनों पावर जो मराठा चीफ्स है उनके साथ ट्रीटी साइन करने के सारी वॉर कंक्लूड होता है। और होलकर के साथ एक अलग से बैटल फाइट करते हैं ब्रिटिश, और उनके साथ अलग से एक ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन करके इनको भी सबड्यूड कर दिया जाता है। तो जो प्रोमिनेंट मराठा चीफ्स थे, सिंधिया, भोसले एंड होलकर, जो मराठा कॉन्फेडरेसी के प्रोमिनेंट चीफ हुआ करते थे, उनको अलग अलग ट्रीटी साइन करके सबड्यूड कर दिया जाता है, सरेंडर करवा दिया जाता है। जिसमें ट्रीटी ऑफ देवगांव जो है ये भोसले के साथ होती है, और इनका जो उड़ीसा वाला रीजन पूरा जो है, ईस्टर्न प्रोविंस पूरा, ये ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ जाता है। ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव में पूरा दिल्ली का एरिया, दिल्ली रीजन, हरियाणा, रोहतक, और ये सारा जो एरिया है वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। और ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट जो होलकर के साथ साइन हुई थी, उसमें राजस्थान वाला एरिया, जो इनके इन्फ्लुएंशियल एरिया थे, राजस्थान जो है वो गंवाकर इस तरह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूड होता है। और तीनों ये जो चीफटेंस है, सिंधिया, भोसले और होलकर, वो डिफीट फेस करते हैं ब्रिटिश के हाथों। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब पेशवा सिर्फ स्ट्रांग थी माधवराव के अंडर में, और उसके लेटर भी जब नाना फडणवीस तक जो थे वो स्ट्रांग मराठा पॉलिटिक्स होने की वजह से, जो सेंट्रल पावर था वो कंसोलिडेट होने की वजह से फर्स्ट वॉर में ब्रिटिश लोगों को ज्यादा गेन नहीं होता है, उनको भी एक तरह से लॉस ही फेस करना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि नाना फडणवीस की डेथ के बाद जो सेंट्रल पावर है, जो सेंट्रल कंट्रोल है, वो वीकन होने लगता है, और इस तरह से जितने भी प्रोमिनेंट मराठा चीफ थे वो ब्रिटिश के हाथों डिफीट फेस करते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रांग लीडरशिप की हमेशा जरूरत रहती है अगर किसी भी वॉर को आपको जीतना है, या अपने टेरिटरी को या अपने एम्पायर को स्ट्रांग रखना होता है, तो उसके लिए एक स्ट्रांग लीडरशिप की आवश्यकता होती है। और नाना फडणवीस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल थी, डिप्लोमेटिक स्किल की वजह से ही मराठा जो स्टेट है वो स्ट्रांग होल्ड करके रखा हुआ था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल और डिप्लोमेटिक स्किल के कारण ये लोग यहाँ पे डिफीट फेस कर रहे हैं। Now we are moving toward Third Anglo-Maratha War, fought between 1817 to 1880। 1818 के बाद जो है फाइनल मराठा स्टेट पर ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है। तो अब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बेसिकली वॉज अ रिएक्शन टूवर्ड द ब्रिटिश, बिकॉज उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ गया था, और जो सेपरेट ये ट्रीटी साइन हुई थी उनमें हम देखते हैं कि बहुत एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल एरिया जो मराठाओं के अंदर था वो ब्रिटिश के पास चला गया है। तो अब सारे जो मराठा कॉन्फेडरेसी के चीफ है और खुद पेशवा जो है बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो रिवोल्ट करने की सोचते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो हम बैकग्राउंड देखते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का। सेकेंड वॉर वीकेंड मराठा पावर बट इट हैड नॉट डिस्ट्रॉय मराठा एंटी ब्रिटिश स्पिरिट। तो मैंने बताया कि सेकेंड वॉर
में ये सब लोग हार तो जाते हैं, लेकिन उनमें वही फ्रस्ट्रेशन रहता है और इस तरह से मराठा अपना जो प्रेस्टीज है इतने सालों की जो शिवाजी से लगा के अब तक आ रही है, वो इस तरह से तो हैंड ओवर नहीं करना चाहते और दे अगेन वांट टू ट्राई करना चाहते हैं, अगेन वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो ट्रायल करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ट्रायल करना चाहते हैं, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के रूप में हमें दिखता है। A new treaty signed between पेशवा एंड ब्रिटिश in 1817, अगेन 1817 में जो है वो पेशवा के साथ न्यू ट्रीटी साइन की जाती है। एंडेड फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पेशवा, और यहाँ पे पेशवा का जो फॉर्मल रिकॉग्निशन है वो खत्म कर दिया जाता है। अब मराठा चीफ के रूप में जो पेशवा था वो रिकॉग्नाइज ब्रिटिश के द्वारा नहीं किया जाता है। तो जैसे दूसरे मराठा चीफ थे वैसे ही वो भी एक नॉर्मल मराठा कॉन्फेडरेसी का हिस्सा बन के रह जाएगा, ना कि वो एक प्रोमिनेंट लीडर कहलाएगा। सर्टेन अदर ट्रीटीज साइन विद सिंधिया एंड भोसले, और सिंधिया और भोसले के साथ अदर ट्रीटी साइन करके भी इनको सबड्यूड कर दिया था। ट्रीटी ऑफ बसीन एज subsequent treaties eroded position, power and status of पेशवा एंड मराठा चीफ। और भी सारी जो ट्रीटीज है और जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए ट्रीटी ऑफ बसीन से लगा के, वो सारे ही प्रोविजन ऐसे थे जिन्होंने डे बाय डे मराठा पावर और प्रेस्टीज को डिग्रेड किया। मराठा रिएक्शन गेव बर्थ टू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। दिस वाज इनिशिएटेड बाय पेशवा बाय अटैकिंग ब्रिटिश रेजिडेंसी एट पूना। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो किस तरह से प्रोवोक होता है, किस तरह से बढ़ जाता है, और फिर फाइनल अटैक किस तरह से होता है, और किस तरह से पेशवा लास्ट में हार कर मराठा एम्पायर को हैंड ओवर कर देते हैं ब्रिटिश में, वो हम देखते हैं, या कह सकते हैं ब्रिटिश अनेक्स कर लेते हैं मराठा स्टेट को। द हंट फॉर पिंडारीज गॉट मर्ज इनटू थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि elucidate the hunt for Pindaris got merged into third Anglo-Maratha war। तो किस तरह से जो ये पिंडारी के लिए जो मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था ब्रिटिश लोगों ने, वो किस तरह से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी मर्ज हो जाता है। तो हम देखते हैं बेसिकली पिंडारीज जो थे वो रॉबर्स थे, लुटेरे थे, जो ब्रिटिश रेजिडेंस पे छुटपुट हमले करके वहां पे लूट मार मचाते थे और वापस अपने जो वहां पे वेस्टर्न घाट का एरिया, पूरा हिली एरिया है, वहां पे जाके ये लोग छुप जाते थे। और ये पिंडारीज जो है ये मिलिट्रीली भी बहुत हेल्प करते थे पेशवा को। पेशवा की जो आर्मी थी उसमें बेसिकली जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता था, जिसमें मराठा जो हमेशा से प्रोमिनेंट रहे हैं, प्रसिद्ध रहे हैं गुरिल्ला वॉरफेयर में, उनमें ये पिंडारीज ये ज्यादा इनको हेल्प करते थे। तो पिंडारी के सर्च के लिए, इन पिंडारियों के खात्मे के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मिलिट्री कैंपेन चलाया और उस मिलिट्री कैंपेन को पिंडारियों को पकड़ने में लगा दिया। तो ये मिलिट्री कैंपेन पिंडारियों के खात्मे के लिए चल ही रहा था, लेकिन जब मेन मिलिट्री कैंपेन था उसको जरूरत पड़ी और ज्यादा री इन्फोर्समेंट की। तो पुणे में जो सब्सिडरी फोर्स स्टेब्लिश की गई थी, डिप्लॉय की गई थी ट्रीटी ऑफ बसीन के साथ, जो मैंने कहा ना सब्सिडरी ट्रीटी थी, तो सब्सिडरी ट्रूप्स, जो मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय किया जाता है कैपिटल सिटी में, वो सब्सिडरी फोर्स हेल्प करने को चली गई जो मिलिट्री कैंपेन चल रहा था, मेन मिलिट्री कैंपेन चल रहा था वहां पर। तो अब यहाँ पे पूना में कोई भी फोर्स स्टेब्लिश नहीं है ब्रिटिश की, तो ये अब पूना जो है वो पूरी तरह से आजाद है, मिलिट्री फोर्स यहाँ पे कोई भी स्टेब्लिश नहीं है। तो ये अच्छा मौका समझा पेशवा ने रिटेलिएट करने का, रिवोल्ट करने का अगेंस्ट ब्रिटिश। तो फ्रस्ट्रेटेड पेशवा लुकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिवोल्ट एंड दे रिवोल्टेड व्हेन सब्सिडरी फोर्सेस विड्रो टू सपोर्ट मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट पिंडारी। और पेशवा ने यहाँ पे जो पूना में ब्रिटिश लोगों की रेजिडेंसी थी उस पर अटैक कर दिया। बट ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि यहाँ पे इन 1817 में ये मिलिट्री कैंपेन पिंडारीज के अगेंस्ट खत्म हो जाता है, पिंडारीज का खात्मा हो जाता है, और यहाँ पे पेशवा एक मेन पावर था पिंडारीज, इनकी स्ट्रेंथ का, आर्मी स्ट्रेंथ का, वो खत्म हो जाता है।
और पेशवा ने जो इस तरह पूना पे अटैक किया था उसका रिटेलिएशन करने के लिए अब ब्रिटिश फोर्स ने पूरा का पूरा अपना फोकस पेशवा को क्रश करने में लगा दिया। तो इन 1817 में मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट पिंडारी खत्म होता है और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कैंपेन द मिलिट्री शिफ्टेड टुवर्ड क्रशिंग पेशवा और भोसले, क्योंकि यहाँ पे पेशवा और भोसले ने मिलकर पूना की रेजिडेंसी पे अटैक किया था। तो लास्ट जो बैटल होता है, थर्ड बैटल, उसमें पेशवा और भोसले भाग लेते हैं। होलकर और सिंधिया को मैंने बताया, उनके साथ अलग से ट्रीटी साइन करके उनको सबड्यूड कर दिया जाता है। इस वजह से थर्ड बैटल में पेशवा और भोसले ही भाग लेते हैं और इस तरह से ये थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कंक्लूड होता है। इसके बाद पेशवा को तो भाग जाना पड़ता है और वो उसको एग्जाइल कर दिया जाता है बिठूर में, बिठूर चला जाता है पेशवा, और भोसले यहाँ पे पंजाब की तरफ चले जाते हैं और वहीं पे उनका एंड होता है। तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में कौन कौन भाग लेते हैं? पेशवा बाजीराव सेकंड, और भोसले कौन था? अप्पा साहेब भोसले। इन दोनों ने मिलकर पूना रेजिडेंसी पे अटैक किया। और यशवंतराव होलकर, जो पहले तो न्यूट्रल था लेकिन बाद में ये भी पार्टिसिपेट करता है, और ये तीनों ही क्या डिफीट फेस करते हैं ब्रिटिश के हाथों, और पेशवा को एग्जाइल कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, और बिठूर वो चला जाता है, वहां पे उसको पेंशन दे दी जाती है। अप्पा साहेब भोसले जो है फ्लेड टू पंजाब एंड डाइड देयर, पंजाब की तरफ भाग जाते हैं और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। यशवंतराव होलकर के यहाँ ट्रीटी ऑफ मंसूर साइन होती है, और ये ट्रीटी ऑफ मंसूर जो थी वो सब्सिडरी ट्रीटी थी, बेसिकली सब्सिडरी अलायंस थी। अब यशवंतराव होलकर ने भी ब्रिटिश लोगों की सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली थी। नाउ यशवंतराव होलकर का जो रीजन है वो अलाई स्टेट हो गया टू ब्रिटिश। नाउ ब्रिटिश कैन डिप्लॉय देयर मिलिट्री ट्रूप्स एंड रेजिडेंट इन यशवंतराव होलकर टेरिटरी। पेशवा टेरिटरी एनेक्स टू ब्रिटिश एम्पायर एंड पेशवाशिप अबॉलिश्ड। यहाँ पे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पेशवाशिप को पेशवा डिफीट हो जाता है और पेशवाशिप खत्म कर दी जाती है। पेशवाशिप जो है वो अबॉलिश कर दी जाती है। तो पेशवाशिप कहाँ खत्म कर दी जाती है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। स्मॉल पार्ट ऑफ हिज किंगडम सतारा, जो पेशवा का एक स्मॉल पार्ट था किंगडम का सतारा, उसको रिस्टोर कर दिया जाता है प्रताप सिंह को, जो डिसेंडेंट थे शिवाजी के, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिटेन सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस ऑफ मराठा पावर। और ये रिस्टोर किस रूप में किया जाता है? एज अ प्रिंसली स्टेट, एक रियासत के रूप में सतारा को प्रताप सिंह जी को दे दिया जाता है, ताकि मराठा पावर का एक सिंबॉलिक स्टेटस जो है वो बना रहे। और बाद में हम सतारा को देखते हैं कि सतारा जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है उसके अंदर मर्ज कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में इन 1848 में, ठीक है, सतारा। थर्ड वॉर डिस्ट्रॉयड मराठा पावर एंड एस्टेब्लिश ब्रिटिश कंट्रोल ओवर मराठा। तो फाइनल इन थर्ड वॉर में मराठा पावर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और ब्रिटिश एम्पायर का ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो स्टेब्लिश हो जाता है ऑन मराठा। और इस तरह से एंग्लो मराठा वॉर में मराठा पावर जो एक सेकंड चैलेंज था आफ्टर मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के बाद, मुगलों के बाद जो कोई स्ट्रांग पावर हुआ करती थी इंडिया में तो वो थे मराठा, ठीक है। मराठाओं का इन्फ्लुएंस तो एक हद तक इतना बढ़ गया था कि वो मुगल कोर्ट के अंदर एज अ किंग मेकर रोल प्ले कर रहे थे, किंग मेकर बन रहे थे। तो इस समय मराठा पावर इतने स्ट्रांग थे कि वो चाह सकते थे कि इंडिया पे रूल कर सकते थे, इंडिया पे दे कैन रूल ओवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बट म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट थे इनके बीच में, म्यूचुअल क्रूएल थे इनके बीच में, रिसोर्सेज को लेकर इनके बीच में डिसयूनिटी थी। तो इस तरह से मराठा जो कॉन्फिडरेसी थी
उनके बीच में मतभेद होने के कारण, यूनिटी नहीं होने के कारण, एक डिसिप्लिन नहीं होने के कारण जो इंडिया पे रूल था वो किसने किया? ब्रिटिश लोगों ने किया। क्योंकि इनके जो आपसी मतभेदों का पूरा फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश लोगों ने। और इस तरह से ब्रिटिश जो है एज ए विक्टोरियस निकलते हैं इस वॉर में के लास्ट में। और अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो मेजर पावर का चैलेंज था मराठा, वो खत्म हो जाता है। अब इंडिया में ऐसी कोई भी अदर पावर नहीं थी जो ब्रिटिश को चुनौती दे सके। तो इस वॉर के बाद, एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश लोगों की प्रेस्टीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ दे आर कंसिडर्ड एज अ सुप्रीम पावर इन इंडियन कॉन्टिनेंट। क्योंकि इन्होंने मराठा जैसी पावर को डिफीट दी थी। तो यहाँ पे मराठा और ब्रिटिश दोनों ही बहुत स्ट्रांग पावर थे, लेकिन मराठा में डिसिप्लिन और यूनिटी की कमी की वजह से वो डिफीट फेस करते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश में यूनिटी और डिसिप्लिन की वजह से वो विक्ट्री होती है इनकी। तो बस इतना सा अंतर होता है किसी भी जगह पे रूल करने के लिए। यूनिटी एंड डिसिप्लिन कैन मेक यू किंग ऑफ दैट एरिया और किंग ऑफ दैट टेरिटरी। तो इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल examyatra.com। थैंक यू।